हेलो स्टूडेंट, दिस इज आनंद सर। एनआईएस में वीडियो डालते हुए 10th का डेट शीट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, एनआईएस हमें पता है कि एग्जाम शुरू होने वाले हैं, बहुत इसी मंथ से एग्जाम है। थोड़ा सा टाइम लग गया हमें डेट शीट लाने में, और चैप्टर्स भी अभी हमने जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो डिस्कस नहीं किया। चैप्टर वाइज वीडियो हम बाद में बनाएंगे, अभी डायरेक्ट एग्जाम है तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। 12 से ज़्यादा हम 10th वाले फोकस करते हैं, क्योंकि 10th में बेसिक बच्चे होते हैं जो 10th पास कर जाते हैं, वो थोड़े से ठीक समझ आ जाता है कि कैसा एग्जाम है। एनआईएस में कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पढ़ाई पहले नहीं किया होता है, नो स्कूलिंग वाले होते हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं आता कि एग्जाम कैसा है, क्या पैटर्न है, क्या क्वेश्चन आएगा, कैसे आंसर लिखना है, तो ये सारा कुछ पता नहीं होता। तो हम आनंद सर एकेडमी के थ्रू आप लोगों को समझाएंगे कि कैसे एग्जाम देना है। अभी आज हम डिस्कस करेंगे डेट शीट के बारे में, डेट शीट के बीच में गैप कितना है, ठीक है, गैप ना होने से क्या नुकसान है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो हमारा एग्जाम जो सबसे पहला है वो है 23 अप्रैल को। ठीक है, हम देखेंगे 23 अप्रैल को आपका एग्जाम है मैथ का। ठीक है, 23 अप्रैल को आपका मैथ का एग्जाम है। मैथ एनआईएस के बच्चों के पास बहुत कम होता है। कई सारे बच्चे होते हैं जो एडमिशन लेने जाते हैं, कहते सर एडमिशन करना है, वो लोग मैथ दे देते हैं। अगर किसी को से पास होना है, आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, बेसिक कमजोर है, सबको पता है कि एनआईएस में बच्चे किसी क्रिटिकल सिचुएशन की वजह से आते हैं या पढ़ाई रेगुलर बेस पे नहीं कर पाते इसलिए आते हैं, वरना सीबीएसई और कई सारे बोर्ड है जिसमें जाते हैं। तो मैथ बहुत कम बच्चों को पास होता है, या तो बच्चे ने गलती से ले ली होती है, या तो बच्चा तेज होता है, उसका मन होता है मैथ से आगे पढ़ाई करने का, तभी जाकर वो मैथ लेता है। इसलिए हमारा जो पहला एग्जाम है वो है मैथ को, वो है आपका 23 अप्रैल को। ठीक है, इसके बाद हमारा 24 को है एसएसटी। देखिए, एनआईएस में बेसिक एक चीज जो मैंने देखा है पिछले 4-5 सालों में, दो सब्जेक्ट ऐसा है जो सबके पास होता है, एक होता है हिंदी, एक होता है एसएसटी। ये सब्जेक्ट ज्यादातर बच्चों को डुबाता है। जैसे कि हिंदी में आपकी मात्राएं पे फोकस नहीं करते, एसएसटी में आप कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं करते, आप सोचते हो कि कहानी लिख देंगे, बना के लिख देंगे, पास हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप बना के लिखोगे आप फिर फेल हो जाओगे। अगर आपने फैक्ट नहीं लिखा वहाँ पे, पॉइंट में आंसर नहीं लिखा आपने वहाँ पे, तो आपकी कंपार्टमेंट आनी तय है। तो एसएसटी और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपकी कंपार्टमेंट आनी तय है। ठीक है, तो एसएसटी पे बेसिकली बच्चे बहुत फोकस करें। हमने 200 क्वेश्चन एसएसटी के बनाए हैं, वो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे अपकमिंग जो भी वीडियोस होंगी। तो एसएसटी पे कोशिश करो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखो, और भी कई सारे टीचर्स हैं उनके वीडियोस आए तो हैं, लेकिन उस पर डिलीटेड टॉपिक्स भी मैंने देखा कि डिस्कस है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करो कि डिलीटेड टॉपिक ना देखो, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे टॉपिक है जो आपसे नहीं हो रहे, डिलीटेड टॉपिक है क्या ही करोगे आप लोग। ठीक है, तो एसएसटी पे बेसिक फोकस करना है आपको। एसएसटी पे टाइम बहुत कम है, 24 अप्रैल को आपका एग्जाम है, यानी कि अगर हम देखें तो 15 दिन और है हमारे पास। ठीक है, तो एसएसटी फोकस करना है। दूसरा है 25 को डाटा एंट्री। डाटा एंट्री, डाटा एंट्री कैसा सब्जेक्ट है, तो ये कंप्यूटर वाला सब्जेक्ट है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, ये आपका 40 नंबर का एग्जाम होता है। इसमें 60 नंबर का प्रैक्टिकल आपके जो पिछले महीने हो गए होंगे। कई सारे बच्चों को एक्सेल एमएस वर्ड पे काम करना सिखाया होगा, पेन ड्राइव मंगाया होगा। कई सारे बच्चों को नहीं आया होगा तो फाइल बना के गए होंगे। कई सब फाइल बना के भी नहीं गए हैं, क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शन नहीं होता। अब फाइल बना के जाना है, अगर वो किसी भी क्लास में नहीं गए तो उनको ये भी नहीं पता कि डाटा एंट्री में होता क्या है। बस सब्जेक्ट डाटा एंट्री, प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट दे दिया। इसमें बच्चे थोड़े आसानी से पास हो जाते हैं, क्योंकि फाइल बना लेते हैं। प्रैक्टिकल में वहां उनकी हेल्प हो जाती है। हेल्प इन द सेंस, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर वो पीसीपी में जाते हैं तो पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, हम कभी नहीं बोलेंगे कोई स्कूल पैसा लेता है, कोई कुछ लेता है, ये सब चीजें फेक है। ये सब चीजें अगर कोई कर रहा है तो ठीक है, वो देखिए अपना पास हो रहा है, लेकिन हम सिर्फ मेहनत पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो डाटा एंट्री आपका आसान सब्जेक्ट है। मेरे पास 65 क्वेश्चन है, वो डिस्कस करूंगा, उसे पढ़ के अगर आप लोग जाओगे तो पास हो जाओगे डाटा एंट्री में। डाटा एंट्री में कोई फेल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा 28 को है हिंदी। हिंदी सबसे आसान सब्जेक्ट बच्चों को लगता है हिंदी। हिंदी निकाल लेंगे, लेकिन हिंदी में मैंने 200 क्वेश्चन बनाए हैं। और वो 200 क्वेश्चन रटने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पास तो हो जाते हैं, लेकिन उसमें हाई स्कोर लाना मुश्किल होता है। अब मैंने कई सारी वीडियोस ऐसी भी देखी हैं कि हिंदी में 4 घंटे की है, 3 घंटे की है, 2 घंटे की है, उसमें एमसीक्यू में ही आधा टाइम चला जाता है। ठीक है, चैप्टर्स डिटेल में नहीं बताए जाते। जो एनआईएस में आते हैं ना, वो पोएम्स के बीच से उठा के दे देंगे, आपको एक्सरसाइज का नहीं देंगे। तो आपको एक एक चैप्टर के बारे में बहुत क्लीन एंड क्लियर नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि आप चैप्टर पढ़ सको। आपने कोई कहानी पढ़ी तो जरूरी नहीं है कि एक्सरसाइज के लाट से पूछेंगे, वो कहीं से भी पूछ देंगे आपसे। और वो पूछने के साथ साथ आप जो आंसर राइटिंग करोगे वो कितना सही कर रहे हो, उसमें मात्राओं की कितनी गलती आप कर रहे हो, जो आप लेटर कर रहे हो उसका फॉर्मेट कैसा कर रहे हो, जो आप निबंध लिख रहे हो वो कितने पेज में कितने वर्ड्स में लिख रहे हो, टॉपिक्स को कितना डिस्क्राइब कर रहे हो, जो टॉपिक उन्होंने 3-4 टॉपिक दिए रहते हैं। तो वो सारा कुछ हम आने वाली हिंदी के वीडियोज में डिस्कस करेंगे। लेकिन हिंदी का जो एग्जाम है उसको बहुत सीरियस लेना है। हिंदी में कंपार्टमेंट बहुत आती है, अभी मैं वीडियो में बता रहा हूँ, जब रिजल्ट आएगी तो एक बार फिर बताऊंगा, और देखना कितने बच्चों की हिंदी में कंपार्टमेंट आई रहती है। एसएसटी और हिंदी बिल्कुल लाइट मत लेना। बाकी सब्जेक्ट तो आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थोड़ा बहुत हो जाएगा, थोड़ा बहुत कर लोगे हो जाएगा, लेकिन एसएसटी और हिंदी अगर आपने थोड़ा बहुत किया तो थोड़ा बहुत बाद में करना पड़ेगा। ठीक है, 2 तारीख को है, इसके बाद 2 मई को है पेंटिंग।
पेंटिंग का एग्जाम है। अब देखो, पेंटिंग से आपको लगता है कि अब हमें ड्राइंग बनवाएंगे क्या, वहाँ पे हम कलर लेके जाना है, स्केल पेंसिल लेके जाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो ड्राइंग वाला पोर्शन है आपका प्रैक्टिकल में ऑलरेडी 60 नंबर का हो चुका है। अब आपका एग्जाम होने वाला है 40 नंबर का, और उस 40 नंबर में सिर्फ थ्योरी आएगा, यानी कि जो भी आपके पेंटिंग के चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को सही से पढ़ के जाना है। पेंटिंग में बच्चे कम फेल होते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल में बच्चे पास हो जाते हैं। 10th आपको पास करने में बहुत ईजी होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों को मिला के आपको 33% नंबर लाना होता है, यानी कि 33 नंबर लाना होता है। तो अगर आपने प्रैक्टिकल में 60 नंबर का है, 35-40 तो आ ही गए होंगे, फाइल बना के अगर आप लोग गए होंगे 35-40 आ गए होंगे तो आप ऐसे भी पास हो। यानी कि यहाँ पे सिर्फ आपकी अगर अटेंडेंस भी लग जाती है तो आप पास हो जाओगे, अगर एब्सेंट लगे तो फेल हो जाओगे। तो अटेंडेंस लगानी बहुत जरूरी है। और पेंटिंग में अगर किसी को ज़्यादा नंबर चाहिए कि फाइनल रिजल्ट अच्छा आ जाए, तो उसमें पेंटिंग पढ़ सकता है। पेंटिंग के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में, और जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। पेंटिंग में कोई बच्चा फेल नहीं होता है, पेंटिंग एक ईजी सब्जेक्ट है हर एक बच्चे को पास कराने के लिए, ठीक है। इसके बाद हमारा 3 तारीख को है इंग्लिश। कई बच्चों को लगता होगा इंग्लिश हमारा मतलब इंग्लिश में हम फेल हो जाएंगे, या इंग्लिश हमें समझ नहीं आता, इंग्लिश क्यों नहीं कह रहे सर कि फेल हो जाओगे। तो इंग्लिश में क्या होता है ना, इंग्लिश एनआईएस को ही पता है कि इंग्लिश में आप वीक हो, इंग्लिश आपको उतना नहीं आता, तो उसमें पैसेज आते हैं 20 नंबर के, तो पैसेज ही आते हैं। अगर आप पैसेज पॉइंट टू पॉइंट लिख देते हो, लेटर पॉइंट टू पॉइंट लिख देते हो, या फिर क्वेश्चन आंसर आप बना के लिख देते हो, तो वहां आपको नंबर मिल जाते हैं। क्योंकि एक होता है प्रॉपर इंग्लिश, अगर एनआईएस में प्रॉपर इंग्लिश चेक किया जाएगा तो फिर तो हो गया, ठीक है, बंटाधार हो गया सबका। तो ये है कि आपका प्रॉपर ऐसा नहीं है कि लाइट चेक कर दिया जाता है, चेक तो प्रॉपर ही किया जाता है, लेकिन ज्यादातर बच्चों को इंग्लिश में पास कर दिया जाता है। पास इन द सेंस पैसेज इनका अच्छा चला जाएगा, ग्रामर फिल इन द ब्लैंक्स अच्छा कर ही लेते हैं वो लोग, लेटर वेटर फिक्स होता है सबके, फॉर्मेट 3-4 फॉर्मेट है लेटर के, वो फॉर्मेट बच्चे लिख के जाते हैं, तो वहां पे आपको मार्क्स मिल जाते हैं। मात्राओं और स्पेलिंग को उतना फोकस नहीं किया जाता है, तो इंग्लिश में बच्चे पास हो जाते हैं। इंग्लिश में थोड़े कम फेल होते हैं, लेकिन कम फेल होते हैं। अब जो बिल्कुल सोच के जाएगा कि मुझे तो फेल ही होना है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इंग्लिश के बाद 5 तारीख को आपका साइंस। अब जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कई बच्चों को सब्जेक्ट के बारे में, सिलेबस के बारे में नॉलेज नहीं होता, तो वो लोग साइंस जैसे सब्जेक्टों को भी ले लेते हैं। तो अब इसमें कोई इशू नहीं है, साइंस भी आपका प्रैक्टिकल हो चुका है, उसमें आसान होना थोड़ा सा, पास होना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो साइंस जिनके पास भी है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर के लास्ट वाले क्वेश्चन करेंगे, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, आप इसे कर सकते हो, ठीक है। वैसे अब जिसको इंटरेस्ट नहीं है उसके लिए साइंस बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसे समझ नहीं आएगा। एनआईएस के साइंस में 9th और 10th दोनों का आता है, तो यहाँ तो 1 साल का क्लियर नहीं हो पाता बच्चों का, तो 2 साल का थोड़ा उनके लिए टफ हो जाता है। लेकिन अगर किसी के पास साइंस है तो प्रैक्टिकल उसने अच्छा दिया हुआ है, वो कोशिश करेगा कि थ्योरी में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेगा तो पास हो जाता है। इन द केस वो पास नहीं होता है तो फिर आगे कैसे पास होते हैं बच्चे, जो भी बच्चे कंपार्टमेंट आ जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, हिंदी, एसएसटी, साइंस, तो वो फिर कैसे पास होंगे उसकी वीडियोस हम आगे डिस्कस करेंगे। यानी कि एनआईओएस आप लोगों को बहुत आसान बना दिया जाएगा, आप लोगों के लिए कोई कंपार्टमेंट आता है उसके लिए भी, किसी का पेपर है उसके लिए भी, हर तरीके से जो भी फेक चीजें हैं, आप लोगों से पैसा लिया जा रहा है, कैसे भी चीजें हैं, इन सब से अब आप लोगों को मैं दूर हटाऊंगा, ठीक है। सारी चीजें क्लियर बता दूंगा ताकि आप खुद ही क्लियर काम कर सको, ठीक है, और कहीं भी आपका पैसा ना लगे, मेहनत करके प्रॉपर अपना 10th निकाल सको, ठीक है। अब आपका 5 मई को साइंस आ गया, 5 मई साइंस के बाद 6 मई होम साइंस। देखो कितना कॉम्बिनेशन है, साइंस होम साइंस। होम साइंस का सिलेबस ज़्यादा है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, और होम साइंस में टोटल 80 नंबर का एग्जाम होता है। अब 80 नंबर के एग्जाम में आप लोगों को पास होने के लिए कम से कम 25-26 लाने होते हैं। 25-26 अगर आप आएंगे तभी आप जाके होम साइंस में कहीं पासिंग मार्क्स ला सकते हो। इसलिए होम साइंस में मेरे टोटल 252 क्वेश्चन हैं। 252 क्वेश्चन मैं डिस्कस कराऊंगा 3-4 वीडियोस में, और वो 3-4 वीडियोस को अगर आप करके जाओगे तो होम साइंस में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। होम साइंस पासिंग सब्जेक्ट है और आप इजिली इस सब्जेक्टों में पास हो जाओगे, ठीक है। हाँ, तो हम होम साइंस की बात कर रहे थे हम लोग। 6 तारीख को, 6 मई को आपका होम साइंस का एग्जाम है, और होम साइंस के एग्जाम जो है बहुत इजी कराऊंगा मैं। जैसे कि आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं, वो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको बस सुन के जाना है अच्छे से। होम साइंस में आपसे खाने से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, बीमारियों से रिलेटेड, किस तरीके का खाना खाना चाहिए उससे रिलेटेड, एनवायरमेंट कैसे साफ रहता है, कैसे गंदा हो रहा है, इन सब से रिलेटेड आपके अपने आइडियाज़ क्या है, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ अलग नहीं होता। होम साइंस के बाद 14 है, 14 मई योगा। योगा, देखो योगा जो है आप लोगों को बेशक आसान लग रहा होगा योगा सब्जेक्ट, लेकिन योगा आसान नहीं है। योगा पास होना बहुत मुश्किल है, वोकेशनल सब्जेक्ट है। जैसे मैंने आपको बताया कि पेंटिंग में आपके नंबर आ गए हैं, अगर थ्योरी में आप नहीं भी करोगे तो भी पास हो जाओगे, लेकिन योगा के साथ ऐसा नहीं है। योगा आपको पास होना पड़ेगा, योगा के थ्योरी में भी पास होना पड़ेगा और प्रैक्टिकल में भी पास होना पड़ेगा। दोनों में से किसी में भी अगर आप लोगों के नंबर कम है, पासिंग क्राइटेरिया कम है, तो आप लोग फेल हो जाओगे। तो योगा में थ्योरी में पढ़ के जाना है। कोई भी बच्चे ऐसा नहीं है कि योगा में प्रैक्टिकल में तो पास है, थ्योरी में पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। योगा के दोनों में पास होना पड़ता है। और अगर आपके पास डाटा एंट्री है और योगा भी है तो एक चीज ध्यान रखना है, आपका योगा काउंटर नहीं होगा, ठीक है। ये नया रूल है, अभी आया है,
ठीक है। अगर आपका डाटा एंट्री और योगा दोनों सब्जेक्ट है तो आपका एक ही सब्जेक्ट काउंट होगा पासिंग में, यानी कि आपको पता है कि पास होने के लिए 5 सब्जेक्ट चाहिए और 5 में अगर डाटा एंट्री योगा है तो फिर एक ही काउंट होगा, या तो योगा या तो डाटा एंट्री, ठीक है। डाटा एंट्री काउंट होता है ज़्यादातर तो। और अगर आपके पास सिर्फ योगा है तो काउंट होगा, सिर्फ डाटा एंट्री है तो काउंट होगा। तो योगा पढ़ के जाना है। डाटा एंट्री में ऐसा नहीं है कि आपको दोनों पास होना है, लेकिन योगा में दोनों पास होना पड़ेगा। तो थ्योरी आपको योगा की पढ़ के जानी है, और योगा में बच्चों को बहुत कंपार्टमेंट आता है, फिर वो सोचते हैं कि अब क्या हो गया। लास्ट एग्जाम जो है आपका वो है 17 मई को, म्यूजिक एग्जाम आप लोगों को पता है वही 40 नंबर का होता है, 60 नंबर का इसका प्रैक्टिकल होता है। और प्रैक्टिकल में बच्चे आसानी से नंबर ले आते हैं म्यूजिक में ना। नॉर्मल किसी को नेशनल एंथम लिखवाया जाता है, बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, गाना गवाया जाता है, तो प्रैक्टिकल में फाइल बनाई जाती है, तो इन सबसे प्रैक्टिकल में बच्चे नंबर आ जाते हैं। तो म्यूजिक भी आपका ईजी है, यानी कि कहने का मतलब है कि जिसके पास पेंटिंग, डाटा एंट्री, म्यूजिक है वो पास है 3 सब्जेक्ट में, और बच गया हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, इसमें से किसी 2 में पास हो जाओ आप लोग, आप 10th क्लियर कर जाओगे, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, इन तीनों पे हम फोकस करेंगे, इन तीनों को पास करेंगे। उसके साथ साथ डाटा, म्यूजिक, योगा, पेंटिंग, होम साइंस, इन पर फोकस करेंगे ताकि आपको हेल्प मिल सके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। हमने डेट शीट की वीडियो डिस्कस की है, इसके बाद हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। चैप्टर वाइज अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास उतना टाइम नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे 2-2, 3-3 चैप्टर एक साथ करें। नेक्स्ट सेशन के लिए हम सारा चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम देना है। एग्जाम के बाद कंपार्टमेंट आती है, तो उसके लिए भी बहुत सारे तरीके हैं पास होने के, पढ़ने के तरीके। पास होने का मतलब ये नहीं चिटिंग उटिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, उसको पढ़ के आप पास हो जाओगे, क्योंकि अभी आपने साल भर क्या किया कुछ नहीं पता। अगर अभी मैं 250 क्वेश्चन करा दूं तो आप लोगों को याद होगा भी नहीं, ठीक है, 250 क्वेश्चन। तो अभी सिर्फ इंपॉर्टेंट कराऊंगा जो आप लोगों को हेल्पफुल हो, आगे जाके आप पेपर में अच्छा सा लिख सको। एग्जाम से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले प्रॉपर हम मैराथन की तरह क्लासेस करेंगे, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे की, जो आप लोगों की हेल्पफुल होगी। और वो आप सुन के भी जाओगे ना तो आप लोग पास हो जाओगे, क्योंकि पॉइंट्स कैसे लिखने हैं, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, मुझे अच्छे से पता है, ठीक है। तो करते हैं डेट शीट कंप्लीट, और आगे की वीडियोस में हम चैप्टर पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे। किसी को भी कोई डाउट होता है तो डायरेक्ट नंबर डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पढ़ाई से रिलेटेड, नोट से रिलेटेड सारी कुछ फ्री प्रोवाइड कराई जाएंगी, किसी चीज़ के लिए आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, सारे जितनी भी जरूरत है आपकी पूरी की जाएंगी, ठीक है। वो चाहे नोट्स हो, चाहे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे एडमिशन से रिलेटेड डाउट हो, कुछ भी हो, ठीक है। ओके।